तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज का सेशन मैं विदाउट बोर्ड लेने वाला हूं। यह सेशन जो होगा आपका ये लिखित रूप से होने वाला है और ये पूरा का पूरा सेशन क्लास 10वीं के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड जिसको हम लोग कह सकते हैं, गद्य खंड यानी कि कहानी से रिलेटेड आपका सारा का सारा डाउट्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए और इसमें मैं पूरे हिंदी का है ना, हिंदी पाठ्य पुस्तक के पूरे गद्य खंड यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा से लेकर शिक्षा और संस्कृति तक का मैं क्वेश्चंस जो है आपका कराने वाला हूं। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को जो है कि आप कंप्लीट देखें, स्किप ना करें और इसके सारे के सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आने के लायक है, महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका जो पहला आपका लेसन जैसा कि आप जानते हैं, ये लेसन हमारा जो है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा जिसके राइटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जैसा कि इस पूरे लेसन में आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार जो है ना, जाति प्रथा से लेकर के उन्होंने बातें कहे हैं समाज के लिए। और श्रम विभाजन, जैसा कि आप श्रम विभाजन से रिलेटेड चीज़ें आप समझते होंगे। श्रम विभाजन कहने का मतलब होता है, श्रम विभाजन कहने का मतलब होता है कि इंसान जैसे कि जन्म लेता है और उसके जन्म लेने से ही है ना, जन्म जिस दिन लिया तो उसी दिन उसके कास्ट के आधार पर जो है उसका काम बांट दिया जाता है ना। तो ये एक श्रम विभाजन, इसी को हम लोग कहते हैं। तो आइए इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न इसका कहता है पहला कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। उत्तर में है कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना। विडंबना का स्वरूप है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक का कहना है इसमें, है ना, वो यही कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी वर्तमान समय में, आधुनिक समय में भी जो है लोग कैसे मिल रहे हैं, जातिवाद है ना, जाति को बढ़ावा देने वाला या जातिगत बात करने वाले लोग हैं, है ना। इस युग में भी जो है ऐसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है और ये लेखक जो है विडंबना की बात करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न कहता है, इसका दूसरा प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं और ये कहता है कि अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, है ना। अंबेडकर के अनुसार जो है जातिवाद के जो पोषक तत्व है, पोषक है, उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। उत्तर है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है ना। जातिवाद पोषकों का पक्ष में तर्क यही मिलता है, उनका कहना यही है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जो है आवश्यक है और जाति प्रथा में भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है। इसका तीसरा सवाल कहता है, यहाँ पे तीसरा सवाल में लिखा हुआ है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां है कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यह पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, साथ ही मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है ना। इसकी आपत्ति क्या है भाई, आखिर श्रम विभाजन का जातिवाद के जो पक्ष में जो तर्क दिया गया है, इसकी आपत्ति क्या है। इसकी आपत्ति यही है कि अगर श्रम के हिसाब से, है ना, जाति के हिसाब से अगर हमारा काम बांट दिया जाए तो हम लोग पूरे जीवन भर जो है ना, एक ही पेशे में क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे, चाहे उस पेशे से, उस कार्य से हमारा जीवन चले या ना चले। हमारा अगला सवाल कहता है
कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है ना? तो इसका उत्तर है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव समय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। इस सवाल को आप चाहो तो जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो, ये आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न होने वाला है ये, है ना। ये जो कहता है ना, ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। उत्तर है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, हाँ, जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है वह है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या कैसे मानते हैं और ये क्यों। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी है, ये सारे के सारे VVI क्वेश्चन है, ये आप जो है कि कर लेंगे, याद कर लेंगे। कहता है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या उस निर्धारित कार्य को मानते हैं जिसे लोग अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं, है ना। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये समस्या जो है हमारा, है ना, ये गरीबी और उत्पीड़न से भी बहुत बड़ा समस्या है कि अगर हमारे जाति के हिसाब से काम फिक्स कर दिया जाए तो हम लोग जो है कि जो काम हमारा करने में अरुचि है, हम लोग को मन नहीं लगता है, फिर भी वो काम हम लोग जबरदस्ती करते हैं और ऐसे करने से टालू काम करने की हमें आदत हो जाती है और कम काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिल जाता है। अंतिम सवाल इसका क्या कहता है, इतना ही सवाल जो है आपका वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सवाल आपका लास्ट में है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है ना। तो इसका आंसर है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने आवश्यक माना है कि समाज में यह गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ये आपका दूसरा लेसन है ना। और लेसन का जैसा कि आप नाम देख रहे हैं 20 के दांत, है ना। 20 के दांत जो कहानी है, इनके जो राइटर हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ये जो कहानी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सा है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा यह कहानी लिखा गया है और इसका प्रश्न क्या कहता है कि खोखा किन किन मामलों में, है ना, खोखा किन किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, है ना, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता को उसके पहले सिर्फ लड़कियां थी, इसलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह की आज़ादी थी। उसके विध्वंस कार्यों में भी उसके माता पिता उसमें इंजीनियरिंग बनने की संभावना को देखते थे। जैसा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा यह लिखा हुआ है। सेन साहब के परिवार का ये पूरे की पूरी कहानी है। सेन साहब नाम के एक व्यक्ति होते हैं और उनके पांच जो है पुत्रियां जन्म लेती है और पांचों पुत्रियां के बाद काफ़ी समय के बाद एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम उन्होंने खोखा रखा है। तो खोखा जो है वो क्या है कि हर कार्य का क्या है वो अपवाद है, बड़ा नियम का अपवाद है। लेट से जन्म लिया है, माता पिता का बूढ़े का सहारा है, इसलिए वो जो है अगर घर में खराब तरह का कार्य भी करता है, विध्वंसक कार्य भी करता है, तो उसके माता पिता उसमें इंजीनियरिंग बनने की संभावना को देखते हैं। जबकि बेटियों को वो सिर्फ यही सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामलों में अपवाद था। महत्वपूर्ण सवाल है ये, है ना। इस पूरे लेसन में मैं 10 प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये 10 के 10 सवाल एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा सवाल इसका कहता है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की थी। उनकी संभावनाओं को
देखते हुए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की थी, है ना। तो इसका आंसर कहता है कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियरिंग बनने की संभावना देखते थे। वे उसे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे, वे उसे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। इन संभावनाओं के लिए इन संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को घर पर बुलाकर उसे कुछ ठोक पीट कर खोखा को ट्रेंड करने का इंतजाम किया था। आइए इसके तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसका तीसरा प्रश्न कहता है कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच पुत्रों के भविष्य में कुछ होने की बातचीत हुई। सेन साहब पहले ही बोल उठे कि वे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय के स्वर में व्यंग्य था, है ना। पत्रकार महोदय जो है ये सेन साहब के अच्छे खासे मित्र रहते हैं और सेन साहब के घर पर जो है पत्रकार पहुंचता है और बातचीत के दौरान जो है निकल जाता है अपने अपने बेटे के बारे में, है ना। तो सेन साहब जो है कि पूछते हैं, है ना, बातचीत में कि वे पुत्र को क्या क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, है ना। और पत्रकार महोदय से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया कि मैं अपने पुत्र को जो है ना, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन बने, एक ऐसा इंसान बने जो अच्छा हो, है ना, बाई कैरेक्टर बढ़िया हो और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण जो है कि पेश कर सके, ऐसा जो है उसे शिक्षा दूंगा। बढ़ते हैं, इसका अगला सवाल कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। महत्वपूर्ण सवाल में से एक है ये। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहते हैं। एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे ढकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। ये क्या है, ये जो है समाज में असमानता को दिखा रहा है कहानीकार कि अगर एक गरीब बालक जो है गाड़ी को छू देता है तो उसे धक्का देकर गिरा दिया जाता है, लेकिन अगर एक अमीर का बाप का बेटा अगर उस गाड़ी को छू रहा है तब जो है कि उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को बताना चाहते थे, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपटता था। मदन एक लड़का था, है ना, जो सेन साहब के ही परिवार में, सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला गिरधर का बेटा रहता है, जिसका नाम मदन होता है और इसके पिताजी का नाम गिरधर होता है। और ये गिरधर जो है अपने पत्नी और बेटे के साथ जो है सेन साहब के फैक्ट्री में ही रहा करता था, एक छोटे से रूम में रहा करता था। तो मदन और कासू में, कासू कहने का मतलब है कि सेन साहब के जो बेटा खोखा है, इन दोनों में अक्सर जो है कि झगड़ा चलते ही रहता है। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर और पांचवा सवाल कहता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था, जिसे गली के लड़के गली में खेल रहे थे। जब कासू गली में पहुंचा तो बच्चों को खेलते देखकर कासू का मन भी खेलने के लिए मचल गया, जिससे खेल का नेता मदन जो उसके द्वारा अपमानित हुआ था, न उसे खेलने नहीं दिया। इस पर कासू ने मदन को एक घूंसा मारा, फिर मदन ने उसे भी मारकर उसे घर पहुंचा दिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर बच्चों के बीच में बड़े लोग भी आएं तो गरीब का बच्चा भी कमजोर नहीं होता, वह अपने अपमान का बदला खुद ले सकता है। गरीब बच्चा हो चाहे अमीर हो, है ना, अपमान किसी को भी सहन नहीं हो सकता है, वो जो है उसका बदला लेने का हमेशा चेष्टा करता है। सवाल नंबर 6 कहता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन का क्या तात्पर्य है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में झोपड़ी वाले अपने ही खिलाफ महल वाले का साथ देते हैं। इसका उदाहरण है कि उस लड़ाई अर्थात मदन और कासू की लड़ाई में सभी बच्चे ने कासू के पक्ष में बयान दिया। हाँ, ध्यान रखिए ये बात को, कहानीकार यही समझाना चाहता है कि अगर
अगर आप अमीर और गरीब की लड़ाई देखेंगे तो गरीब व्यक्ति भी जो है गरीब इंसान को सहायता नहीं करता है, वो गरीब बच्चा भी जो है अमीर के तरफ से अपना बयान पेश करता है ना। कोई भी यह नहीं कह सका कि पहले कासू ने ही मदन पर हमला किया था। लड़ाई में तो किसी ने किसी की मदद नहीं की, पर साथ भी तो मदन का किसी ने नहीं दिया था, है ना। मदन का साथ जो है कोई भी वहां पर का नहीं देता। सातवां प्रश्न हमारा कहता है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेता है, क्योंकि सत्य को तो वे भी जानते थे, फिर भी अपने बेटे को पिटाई कई बार कर चुके थे। इस बार जब उसके बेटे ने अपने बार बार के अपमान का बदला खुद ही ले लिया तो उस बेटे पर गर्व होता है, इसलिए उसे अपने बेटे पर प्यार आता है और दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेता है। 8वां क्वेश्चन इस चैप्टर का कहता है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आरंभ से कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम उन्होंने गाड़ी का वर्णन उसकी कीमत से शुरू की, फिर सेन साहब का बेटा और बेटी के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को बताया, फिर उसके बेटे को बुढ़ापे की उम्मीद का सहारा बताया। 9वां सवाल इसका कहता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब को 5 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों को वे कड़े अनुशासन में रखते थे, पर बेटा को इतना अधिक प्यार करते थे कि अनुशासन तो दूर वह सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाता था। उसकी गलतियों को वे भविष्य में होने वाले अच्छे गुणों का संस्कार मानते थे। 10वां क्वेश्चन कहता है कि आपकी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि इस कहानी के द्वारा लेखक अहंकार रूपी बुराई को दिखाते हैं। बुराई का अंत करने वाला ही तो नायक होता है। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से हुआ। इस तरह कहानी मदन को ही नायक के रूप में प्रस्तुत करती है। इस पूरे कहानी का जो नायक है वो मदन को ही प्रस्तुत किया जाता है। लेसन 3 कहता है भारत से हम क्या सीखें, है ना। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें, और इसके जो राइटर हैं वो है मैक्स मूलर, है ना। मैक्स मूलर जी का द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर भारत से हम क्या सीखें, ये तीसरा लेसन लेकर के आया है। और मैंने इस लेसन में मात्र 5 क्वेश्चन ही लाया है। ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सा है। कहता समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृत सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि यहाँ सब कुछ है, यहाँ सभी तरह के लोग की जिज्ञासा की शांति के लिए हर चीज मौजूद है। लेखक जो कुछ देखना चाहते हैं वह उसे भारत में ही मिल जाता है, और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि सर्वविध संपद अगर कोई देश है तो वो भारत ही है। इसका दूसरा सवाल कहता है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का ये सवाल है, और ये हर वर्ष के एग्जाम में जो है क्वेश्चन बैंक में अगर देखा जाए तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सुषमा विराजमान है। शहरों में तो प्रकृति का विनाश हो गया, वहाँ तो चारों तरफ कृत्रिमता का साम्राज्य है। कृत्रिमता मतलब जो मानव के हाथ के द्वारा बनाया हुआ है। तो शहर में आप देखोगे तो प्राकृतिक चीजों का विनाश हो गया है। प्राकृतिक चीज इन द सेंस कहने का मतलब है कि वहां पर आपको खेत खलिहान उतना देखने को नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। प्रकृति से भरा हुआ आपको जगह देखने को अगर मिलेगा तो वो गाँव ही है ना। गाँव में ही कृष्ण की छवि के साथ साथ सुबह की गुनगुनाहट और शाम की लोरी व्याप्त है। तो सच्चे भारत की दर्शन कहाँ होगी, गाँव में ही होगी, ऐसा मैक्स मूलर का कहना है ना। तीसरा सवाल कहता है यहाँ पे कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन के लिए वांछनीय है ना। यूरोप वाले देश के लोगों में ऐसी दृष्टि नहीं है कि जो वो भारत की चीज़ों को या भारत को पहचान सकने वाली उनके पास दृष्टि जो है नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इसकी प्राकृतिक सुषमा और आर्थिक संपदा को भोगने और लूटने की वस्तु समझा और इसे बर्बाद किया। कितना सुंदर सा बात कह रहा है ये मैक्स मूलर साहब जी ने। इन्होंने कहा कि यूरोप के लोग जो इंडिया में आया उसको इंडिया की उसकी वास्तविकता जो
है प्राकृतिक के जो चीज़ें हैं, है ना, वो चीज़ वो देख नहीं पाया, क्योंकि वो भारत में केवल आर्थिक संपदा को भोगने के लिए और उसे लूटने के लिए आया था और इसे बर्बाद करने के लिए आया था। इसलिए मैक्स मुलर का कहना है कि भारत को अगर देखना है और देखने वाली अगर कोई दृष्टि है और इसकी अगर किसी को आवश्यकता है तो वो किसको है, यूरोपियन को है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। लास्ट हमारा अंतिम लास्ट जो चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। कहता है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताता है। लेखक ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, भू विज्ञान के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, मानव विज्ञान के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास इत्यादि के क्षेत्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान और आवश्यक बताया है। इसका पांचवा सवाल कहता है कि लेखक के नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को नव जीवन के संचार के रूप में रेखांकित किया है। वे कहते हैं कि भारत के कारण ही समय समय पर नाना विधि साधनों और भागों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। उदाहरण स्वरूप शेर की खाल में गधा, नेवले या चूहे की कथा। अगला जो आपका लेसन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सा लेसन है और इससे भी जो है प्रश्न बनते हैं। तो मैं इस चैप्टर में जो है आपके सामने 7 या 8 सवाल लेकर आया हूँ और ये सवाल सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे। पहला सवाल इसका कहता है कि बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है ना। इस चैप्टर के अगर राइटर की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा हुआ कहानी है और इसमें कहता है कि बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंत वाली लंबी जीभ हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले हो। दूसरा सवाल इसका कहता है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही है, क्योंकि आदि मानव का मुख्य अस्त्र जो है नाखून ही था। दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद उस समय वे अपने प्रतिद्वंदियों को नाखून से ही पछाड़ता था। आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास कोई अस्त्र नहीं होगा तब वह सर्वप्रथम इसी का प्रयोग करेगा। तीसरा सवाल कहता है यहाँ पे कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वे रोज बढ़ते हैं। वे रोज इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते हैं कि मनुष्य को इसके कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। सवाल नंबर 4 कहता है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य कैसे शुरू किया। लेखक इस संबंध में क्या बताता है। कुछ हजार साल पहले नाखून शायद बिलासी आदमी के लिए किसी काम आते थे। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि उस समय गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे और दक्षिणातक लोग छोटे नख। इससे उन्होंने देश और काल की अपनी अपनी रुचि बताया। ये कहते हैं कि समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुचित बताया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। नख बढ़ाना और काटना मनुष्य की सहजात वृत्ति है। नख बढ़ाना पशु तत्व का प्रमाण है और उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। लेखक का अभिप्राय है कि पशु तत्व के चिन्ह मनुष्य के भीतर रह गए हैं, पर वह पशु तत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए वह इसे काट देता है। छठा सवाल कहता है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है ये, है ना। इसका आंसर कहता है कि लोग अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं, इसलिए लेखक पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। सवाल नंबर 7 कहता है कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों को अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक का निष्कर्ष क्या है। उत्तर है कि लेखक देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द की अर्थ मीमांसा करते हैं। लेखक कहते हैं कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ है अनधीनता, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। वे कहते हैं कि हम भारतवासी ने आज़ादी के नामकरण के लिए जितने भी शब्द लिए उसमें स्व का बंधन अवश्य है। वे कहते हैं कि हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है।
लास्ट सवाल कहता है, ये चैप्टर के लिए मैंने लास्ट सवाल ये रखा है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने संस्कृत की विशेषता बताने के प्रसंग में कहा है कि यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है कि हम अपने आप पर लगाए हुए बंधन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है। परंतु पुराने का मोह सब जगह वांछनीय है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय यह है कि जो चीजें छोड़ देने में भलाई है उसे छोड़ ही देना चाहिए। नागरी लिपि है ना, नागरी लिपि इस लेसन का नाम है और ये आपका जो है कि 5वां लेसन है और इसके जो राइटर हैं वो हैं गुणाकार मूले। और इस लेसन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण 5 सवाल लेकर के आया हूँ और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? जब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइम बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी तब इनके अक्षरों में स्थिरता आई। दूसरा सवाल है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? हिंदी भाषा, इसकी विविध बोलियां नेपाली, मराठी तथा संस्कृत भाषा देवनागरी की लिपि में ही लिखी जाती है। इसका तीसरा सवाल कहता है कि लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। चौथा सवाल कहता है कि नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? देवनागरी लिपि को ही दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के काल तथा उसके विस्तार के प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। पांचवा सवाल इसका क्या कहता है कि पांचवा जो इसका सवाल हुआ है वो कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उन्हें उनके विवरण दें। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्खन प्रदेश से मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट द्वारा दंती दुर्ग का सामांगड है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी, अर्थात नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। आइए लेसन नंबर 6 जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये लेसन 6 का पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने वाला हूं और ये 10 के 10 महत्वपूर्ण है ना, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको ये सारे के क्वेश्चन जो है एकदम से याद कर लेने हैं, है ना। बहादुर, जैसा कि इस कहानी का नाम है बहादुर और इसके राइटर हैं अमरकांत जी के द्वारा ये लिखा हुआ बहादुर चैप्टर में। आइए इसका पहला प्रश्न पर हम बात करते हैं और इसका पहला सवाल है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक मानते हैं कि नौकर रखना बड़ी शान की बात है। अब लेखक के घर में भी नौकर आ गया था। वे नौकर को देख परख रहे थे। उनकी पत्नी नौकर को देखकर बहुत खुश थी। वह कभी नौकर को देखती तो कभी लेखक को और कभी अपने भाई को। नौकर रखने में कुछ खास तरह के गुण का होना आवश्यक है, इसलिए लेखक को लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। दूसरा सवाल इसका कहता है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है। एक लड़का था जिसका नाम दिल बहादुर था। उसकी उम्र लगभग 12-13 वर्ष की थी। उसका शरीर स्वस्थ, रंग गोरा और मुंह चपटा था। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। आइए इसका तीसरा और चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल कहता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक के जितने भाई और रिश्तेदार थे सभी यहाँ नौकर था। जब वे बहन की शादी में घर गए तो देखा कि उनकी दोनों भाभियां चारपाइयां तोड़ती रहती है और नौकर काम करते रहते हैं। उनकी पत्नी बहुत कम काम करती थी, इसलिए लेखक जल भुन गए और उन्हें लगा कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। अगला सवाल कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर की माँ अक्सर उसे पीटती थी, जिससे तंग आकर बहादुर अपने घर से भाग गया था। बहादुर घर का बड़ा लड़का था। माँ चाहती थी कि वह कुछ काम करे, वह नहीं करता था, इसलिए वह मार खाता था और मार खाने के चलते बहादुर अपने घर से भाग गया था। इसका पांचवा सवाल कहता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिए गए। विचार कीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। उसके नाम से नाम से जो है दिल शब्द उड़ा दिया गया, क्योंकि पुकारने के लिए छोटा नाम ही उचित समझा गया होगा। दूसरी बात यह है कि वह नौकर ही बनेगा।
उसके दिल को समझने की जरूरत नहीं थी, लोगों को बस उसकी बहादुरी से काम था, इसलिए वह उसके नाम से दिल शब्द क्या हो गया, उड़ा दिया गया होगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा। घर का वातावरण उत्साहपूर्ण हो गया, उनकी पत्नी हमेशा शान बहारते रहती, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। लेखक का बड़ा बेटा अलग अपना काम करवाता, कपड़े चमकने लगे, घर साफ सुथरे रहने लगे, एक पेंसिल भी गिर जाता तो लेखक के बच्चे बहादुर को आवाज लगाते, बहादुर पेंसिल हटाना। समय लेखक को भी मोहल्ले के लोग और भी तुच्छ लगने लगे, वे छोटे छोटे बच्चों की छोटी गलती पर भी डांट लगा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर कहता है कि किन कारणों से बहादुर एक दिन लेखक का घर भी छोड़ दिया। उत्तर कहता है कि घर के सभी लोगों का व्यवहार बहादुर के प्रति खराब हो गया था, उसे किसी से भी प्यार नहीं मिलता था, सभी उसे मारने पीटने लगे थे। अंत में लेखक ने उसे पीटा, दूसरे दिन उसे फिर गलती हो गई थी, उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया था, इसलिए बहादुर ने उस दिन लेखक का घर छोड़ दिया। 8वां सवाल कहता है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और इस आरोप का क्या असर पड़ता है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये चीज कह रहा है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि वह घर का नौकर था, उन्होंने बच्चों को पैसा नहीं देने का बहाना बनाया था। अगर बच्चों को चोर बनाते तो लेखक उन्हें बर्दाश्त नहीं करते और वे महानुभाव पकड़े जाते। नौकर गरीब होता है, इस कारण उसे नीच कहकर चोरी का आरोप लगाया जाता है। बहादुर पर इस आरोप का बहुत बुरा असर पड़ता है, सभी उसे दुरदुराने लगे, इसलिए वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही बरतने लगा। अगला सवाल कहता है 9 नंबर कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। घर आए रिश्तेदारों ने किसी को कुछ नहीं देने के लिए घर के नौकर को चोर बनाने का प्रपंच रचा। इस प्रपंच का यह परिणाम निकला कि नौकर के साथ बुरा व्यवहार होने लगा, इसलिए नौकर बेचारा बहादुर जो है घर छोड़कर भाग गया है ना, इसलिए नौकर बेचारा बहादुर नाम बोल रहा है पर घर छोड़कर भाग गया। 10वां सवाल इसका कहता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर ने सभी को सुख दिया था, लेकिन बहादुर को किसी ने प्यार और अपनापन नहीं दिया, सबने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसे चोर बनाया, जबकि वे जानते थे कि बहादुर चोर नहीं है। सबने पीटा भी, यहाँ तक कि घर के मालिक ने भी। जब वह गया तो कुछ लेकर नहीं गया, अपना पगार भी नहीं, अपने छोटे मोटे जरूरत की चीज भी उसने छोड़ दिया, इसलिए इसके जाने के बाद सबको पछतावा होता था। 11 नंबर सवाल कहता है कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर इसलिए अफसोस हुआ कि वह उनको सुख देता था, वह बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकी, इसलिए वह बिना कुछ लिए ही घर से चला गया। वह जानती थी कि उसके रिश्तेदार झूठे हैं, पर उसके साथ भी बहादुर को चोर कहा, जबकि वह अपना सामान भी नहीं ले गया। इससे निर्मला को है ना बड़ा ही प्रभावित हो रही है उससे और उसको दुख हो रहा है। अगला और लास्ट सवाल कहता है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, जबकि इसमें नौकर की बात हुआ है ना। कहानी का शीर्षक बहादुर, सचमुच वह बहादुर नाम के नौकर पर केंद्रित है, परंतु वह नौकर जब लेखक के घर आता है तो बहादुरी के साथ ही अपने घर से बगावत करके है ना उनके यहाँ रहता है, सभी को खुशी देता है, उसके ऊपर अत्याचार सहता है एक बहादुर की तरह। और अंत में जब वह जाता है तब भी किसी से कुछ नहीं लेता, क्योंकि वह सम्मान, प्यार और अपनापन चाहता था जो उसे नहीं मिला। इस तरह कहानी का शीर्षक बहादुर सार्थक है। इसका 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके राइटर हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ परंपरा का मूल्यांकन से मैंने आपके लिए 5 सवाल लेकर आया है और ये पांचों के पांचों महत्वपूर्ण होने वाला है। सवाल नंबर 1 कहता है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं। ये अपने सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य के परंपरा का है। दूसरा सवाल इसका कहता है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक को लेखक इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं
क्योंकि जो साहित्य जिन वर्गों की देख रेख में रचा गया है वह उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है। जैसे श्रमिक वर्ग का प्रतिबिंब हमें शोषक वर्गों के विरुद्ध मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह जनता के लिए कितना उपयोगी है। तीसरा सवाल इसका कहता है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। इस वीडियोस को, इस सेशन को, इस क्लास को आप जो है पॉज करके भी क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, वरना मेरा तो सलाह है कि आप इसको सबसे पहले लिख लो, उसके बाद आप जो है इस पूरे वीडियोस को है ना ईयरफोन की मदद से आप लगा करके पूरे के पूरे क्लास को जो है सुन लीजिए, जिससे कि आपको इसके बारे में समझदारी हो सके और आप सुनेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है ज़्यादातर याद रहेगा। तो आप एक बार पहले नोट्स कर लीजिए, फिर इसको जो है एक बार पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ईयरफोन की मदद से आप जो है सुन सकते हैं, है ना। सोने के पहले जो है आप जब रात में सो रहे हो उसके पहले एक बार पूरा का पूरा सेशन सुन लीजिए, जिससे कि आपका माइंड में जो है ये चीज़ें रिकॉल होता रहे, है ना। तो कहता है कि तीसरे सवाल के उत्तर में कि लेखक की राय से साहित्य का भावनात्मक पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है ना। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। चौथा सवाल कहता है इसका, है ना, इस लेसन में चौथा, इस स्लाइड में चौथा और पांचवा दोनों के दोनों सवाल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और चौथा सवाल कहता है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों का आगाह करता है। उत्तर है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक इन खतरों से आगाह करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है, प्रतिभाशाली मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है या उनके श्रेष्ठ कृतव्य में कोई दोष नहीं होता। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है, इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। पांचवा और लास्ट सवाल कहता है कि राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी है, कैसे होते हैं। उत्तर है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। जैसे हम ब्रिटिश साम्राज्य को ही ले लें तो वह तो समाप्त हो गया, परंतु शेक्सपियर, मिल्टन, शैली इत्यादि विश्व की संस्कृति के आकाश में जगमगाते ही रहते हैं। यहाँ तक कि इनके प्रकाश में बढ़ोतरी हुई है, न कि कमी। अर्थात राजनीतिक में बदलाव संभव है, लेकिन साहित्यकार जो कुछ हमें दे गए हैं उसमें बदलाव संभव नहीं है ना, वह अस्थायी है। आठवां लेसन है आपका जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा हुआ है ना लेसन है, और उनकी ये साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है, यानी उनके बारे में ही ये कहानी लिखा हुआ है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। यानी पंडित बिरजू महाराज का लेसन भी है और राइटर भी पंडित बिरजू महाराज ही है ना। तो इस लेसन में मैंने आपके लिए 7 प्रश्न लेकर आया है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस पूरे सेशन को जो है बिना स्किप किए हुए ईयरफोन की मदद से सुन सकते हैं, इसे नोट्स कर सकते हैं और याद करके एग्जाम में बेहतर जो है कि आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कहता है पहला सवाल कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, रामपुर में उनकी बड़ी बहनों का जन्म हुआ था, वहां वे भी बहुत दिन तक रहे थे। उनके पिताजी रामपुर में 22 साल तक रहे थे। अगला सवाल इसका कहता है दूसरा कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी की प्रसाद क्यों चढ़ाया गया। रामपुर की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया उन्होंने। तो रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि नौकरी के छूटने से इन्हें आज़ादी मिली। नवाब चाहता था कि ये अपने पिता के साथ साथ उनके यहाँ नौकरी करें। इनके पिताजी और माँ नहीं चाहते थे कि वे उसके यहाँ रहें, इसलिए जो है नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं पंडित बिरजू महाराज। तीसरा सवाल कहता है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ इनके किसके संपर्क में आए। तो नृत्य की शिक्षा में जो है अगर बात करें तो पहले पहले बिरजू महाराज हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्थान से जुड़े। उसी समय वहां कपिला वात्स्यायन जी, लीला कृपलानी आदि से संपर्क में आए। चौथा सवाल इसका कहता है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे, उनका नाम लच्छू महाराज था। वे रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। वे समय के साथ चलने वाले थे। रामपुर के नवाब चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके यहाँ रहे, यह उन्हें मंजूर नहीं था। नौकरी छूट गई
तो वे खुश हुए और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। जब वे मात्र 54 वर्ष के ही थे तो उन्हें लू लग गई थी और वे अपनी बीमारी को छिपाते रहे, फिर इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल, 5वां सवाल कहता है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। बिरजू महाराज ने सीताराम बांग्ला नामक एक लड़के को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की जब वे मात्र 10-11 साल के थे। उस समय इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनके घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। घर चलाने के लिए इनके पास एक ही उपाय था। छठा और 7वां सेशन जो है इसी स्लाइड में है और छठा सवाल कहता है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो कहता है बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय उस समय आया था जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उस समय इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी 10वीं और 13वीं के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उस दिन बीच में ही उन्होंने 2 जगह प्रोग्राम किए, जिससे उससे जो पैसे मिले थे उसी से उन्होंने पिताजी का क्रियाक्रम अर्थात श्राद्ध किया था। 7वां और लास्ट सवाल कहता है आपका कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो आंसर है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या थी सुबह 4 बजे उठना, चाहे बुखार हो या सर्दी, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक रिहर्सल करना, फिर घर जाना, 1 घंटे में तैयार होकर वापस, फिर 9 बजे आकर 1 घंटे का क्लास लेना। वे वहाँ 3 साल तक अभ्यास किए, है ना। थक जाकर तो किसी न किसी वाद्य यंत्र को लेकर बैठ जाते थे। 9वां लेसन है आपका अभिन्यु, जिसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के द्वारा जो है कि ये लिखा हुआ चैप्टर है जिसका नाम है आविन्यु। इस लेसन में 6 से 7 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहला सवाल कहता है कि आविन्यु क्या है और यह कहाँ अवस्थित है। आविन्यु एक पुराना शहर है। वह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। दूसरा सवाल कहता है कि हर वर्ष आविन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। उत्तर है कि हर वर्ष आविन्यु में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। तीसरा सवाल कहता है इसका कि ला शत्रुंज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। तो ला शत्रुंज कार्सियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। वह रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यू का एक और हिस्से में अवस्थित फ्रेंच शासकों की पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किले में अवस्थित है। आजकल इसका उपयोग एक कला केंद्र के रूप में होता है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां जाते हैं और पुरानी ईसाई संतों के चैम्बर में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि लेखक आविन्यू क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही। लेखक आविन्यू अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और टेप्स लेकर गए थे। वे वहाँ 19 दिनों तक रहे थे। लेखक की इस अल्पावधि की उपलब्धि रही कि उन्होंने वहाँ मात्र 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। 5वां सवाल कहता है इसका कि आविन्यू के प्रति जो है लेखक कैसा अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो लेखक आविन्यू के प्रति यह कहते हुए सम्मान प्रकट करते हैं कि वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान, दीन और रातें थी, भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक आविन्यू उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। आविन्यू को उसकी एक मठ में रहकर लिखी गई है। कवि प्रणति भी। हर जगह हम कुछ पाते हैं, बहुत सा गंवाते हैं। ला शत्रुंज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा भी। 5वां, 6ठा और 7वां जो है हमारा सवाल कहता है कि मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है। मनुष्य जीवन से पत्थर की यह समानता यह है कि किसी मनुष्य की तरह किसी की प्रतीक्षा करता है, गीत गाता है, सपने देखता है, कविता लिखता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है तथा संकटों से घिरता है, फिर भी घबराता नहीं है। लास्ट सवाल कहता है कि इस कविता से आप क्या सीखते हैं। तो इस कविता से हम धैर्य रखना, संकटों से नहीं घबराना, दुख झेलना और अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहना सीखते हैं। 10वां चैप्टर है मछली और ये मछली विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है मछली और इसका भी मैं आपको जो है 8 सवाल देने वाला हूं। तो पहला सवाल इसका कहता है कि झोले में
मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि इस गली से घर नजदीक पड़ता था, दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी, बाजार का दिन था, बूंदें भी पड़ने लगी थी, जिसके कारण उन्हें घर पहुंचने की जल्दी भी थी। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषाएं थी? मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा है कि वे पिताजी से एक जिंदा मछली मांग लेंगे और उसे कुएं में डालकर बड़ा करेंगे, मन होने पर बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। तीसरा सवाल कहता है कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियों को ले घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, फिर बाल्टी का आधा पानी निकाल कर उसमें मछलियों को डाल दिया, जिससे कि एक छोटी सी मछली निकलकर नाले में घुस गई। बच्चे टटोल टटोल कर खोजें, नहीं मिलने पर वह घर के पीछे जाकर खड़े हो गए। चौथा सवाल कहता है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। बच्चों ने इसकी परख मरी हुई मछलियों की आंखों में झांक कर की। संतू क्यों उदास हो गया? सवाल कहता है कि संतू क्यों उदास हो गया? तो संतू को लगा कि अब भग्गू मछली को काट देगा, यही सोचकर वह उदास हो गया। वह चाहता था कि मछली को कुएं में डालकर बड़ी करे और फिर जब चाहे बाल्टी से निकालकर खेलें और फिर उसे कुएं में डाल दें। छठा सवाल कहता है कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली बच्चों के पिताजी खाते थे। मछली घर से बाहर बनती थी। मछली काटने के लिए अलग से पाटा था। इसे लेखक की मां नहीं बल्कि घर का नौकर बनाता था, क्योंकि लेखक की मां मछली नहीं खाती थी और बच्चों को भी खाने नहीं देती थी। सातवां सवाल कहता है कि दीदी कहाँ थी और वह क्या कर रही थी? तो इसका उत्तर है कि दीदी घर के अंदर थी। घर के अंदर थी और वह लेटी हुई थी। जब उसके भाइयों ने पूछा तो उसने कहा कि बाहर से दरवाजा बंद कर दें और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लास्ट सवाल कहता है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा? तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा, क्योंकि संतू तौलिए से मछली को लेकर भाग गया था। भग्गू को लगा कि संतू मछली को कुएं में फेंक देगा और फिर उसे डांट पड़ेगी। 11 नंबर लेसन है और इसका नाम है 11 नंबर लेसन का 9 कहानी है। इसलिए है क्योंकि यहाँ भारत रत्न पुस्तक बिस्मिल्लाह खां जन्म हुआ था। इनका जन्म भी प्रेमी परिवार में ही हुआ था। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। दूसरा सवाल इसका कहता है कि सुशीर वाद्य किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रंगत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, अर्थात शहनाई की सुशीर वाद्य है। शहनाई की व्युत्पत्ति इस प्रकार हुई है, शास्त्रेय अर्थात सुशीर वाद्यों में सा है। अगला जो इसका सवाल है 3 नंबर का, और ये सवाल कहता है कि बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घटित होता है ना? बिस्मिल्लाह खां जब भगवान को याद करते थे ऊपर वाले को, तो अपने सजदे में क्या गिड़गिड़ाते थे? बिस्मिल्लाह खां सजदे में एक नए सुर के लिए गिड़गिड़ाते थे, है ना? जो इंसान को आगे बढ़ा सकता है, जो हमारा पैशन है, उसके लिए ही इन्होंने गिड़गिड़ाया था भगवान के सामने। वे सजदे में गिड़गिड़ा कर कहते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सूर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। इससे उनके व्यक्तित्व का ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट होती है, तथा साथ ही यह दिखाई देता है कि इतने बड़े और इतने महान होकर भी उन्होंने अपनी लघुता का आभास होता है, उन्हें अहंकार नहीं था। चौथा सवाल कहता है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। बिस्मिल्लाह खां जो है, इनको काशी और विश्वनाथ जी के जो बालाजी मंदिर है उसका ये काफ़ी जो है उन पर विश्वास रहता है, इसलिए जो है काशी और विश्वनाथ मंदिर बालाजी के अलावे अगर कहीं भी इन्होंने अगर अपने
प्रोग्राम किया करते थे, तब ये किस दिशा में मुँह करके बैठते थे? अब विश्वनाथ के बालाजी मंदिर की दिशा की तरफ। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। इससे हम अपने ईश्वर, अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि के प्रति श्रद्धा की सीख मिलती है। पांचवा और लास्ट सवाल कहता है कि संगीतमय कचौड़ी का क्या अर्थ है, समझते हैं आप? हम संगीतमय कचौड़ी का अर्थ समझते हैं कि संगीत से युक्त कचौड़ी। खां साहब जब कुलसुम के दुकान जाते थे तो उसे कलकलाते घी में कचौड़ी डालते देखते थे। कचौड़ी डालने से जो छन्ने की आवाज होती थी, जिसमें उन्होंने सारे आरोह और अवरोह दिख जाते थे, इससे वे संगीतमय कचौड़ी कहते थे। लेसन 12 नंबर है, ये 12 नंबर लेसन का नाम है शिक्षा और संस्कृति। ये आपके जो है गद्य खंड का अंतिम पाठ है आपका, शिक्षा और संस्कृति, और इसके राइटर होते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा हुआ लेसन है ना, जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा और संस्कृति। तो ये लेसन से एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप इसको भी देख लें। 7 सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन सारे प्रश्न को जो है कि आप याद कर लें, नोट्स कर लें, और एग्जाम से पहले बार बार रिवाइज करके एग्जाम देने के लिए जाएं, है ना। और अब मैं आपको बताना चाहूँ कि पोयम के लिए, यानी कि काव्य खंड के लिए मैंने प्लेलिस्ट में जो है क्लास 10वां के हिंदी गोधूली के लिए प्लेलिस्ट में कई सारा वीडियोज़ रखा हुआ है। वहाँ से आप जो है बड़े प्यार से जो है सारे काव्य खंड को समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी उसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ जा करके काव्य खंड की सारी चीज़ें को देख लें। फिर शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड मैं आपको प्रश्न यहाँ करा रहा हूँ कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा का ज्ञान बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, अपितु पहले सिखानी जानी चाहिए। जो हमें शिक्षा सिखाया जा रहा है समाज में चलने के लिए, जो हमें साइंस की ज्ञान दिया जा रहा है, अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है ना, उसके पहले जो है हमको किस तरह का शिक्षा चाहिए? उसके पहले हम लोगों को अहिंसक शिक्षा जो मिलना चाहिए, यानी हिंसा से हम लोगों को दूर रहना चाहिए, है ना। संस्कार नाम का जो शिक्षा है वो हमें अक्षर ज्ञान के पहले मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि बच्चे को वर्णमाला लिखने और सांसारिक ज्ञान देने के पहले यह सिखाना चाहिए कि आत्मा क्या है। गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को कुछ भी सीखने के पहले यह सिखाना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे, है ना। क्या 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 कह रहे हैं इन्होंने कि कि प्रेम से घृणा को जो है जीत जाए, है ना इंसान, और सत्य से असत्य को जो है जीतने का चेष्टा करे। कहता है सत्य से असत्य को जीत जाए, है ना। शिक्षा का अभिप्राय। दूसरा सवाल कहता है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है कि उससे बुद्धि का विकास जल्द से जल्द और उत्तम तरीके से हो जाता है। तीसरा सवाल है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है ये। यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। वे कहते हैं कि पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, शुरू भी नहीं है, वह मानव को शिक्षा देने के साधनों में से केवल एक है। साक्षरता समय कोई शिक्षा नहीं है। उनका कहना है कि जिस समय से बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है, उसी समय से वह उत्पादन का काम करने योग्य बन जाए। उसे पढ़ाई के साथ साथ दस्तकारी इत्यादि शिक्षा भी दी जाए। चौथा सवाल कहता है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? जब बच्चों को साधारण शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, तब मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव हो सकता है। वे कहते हैं कि उनकी इच्छाएं हैं सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। वे कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। पांचवा सवाल कहता है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण मानते थे। वे मानते थे कि साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान को उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। उनका ख्याल था कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो जाएगा तो समाज अपना काम जो है अपने आप ही संभाल लेगा।
छठा सवाल कहता है इसका कि दूसरी संस्कृति से पहले संस्कृति की गहरी समझ क्यों होना चाहिए? दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति का समझ होना क्यों ज़रूरी है? दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी संस्कृति इतने रत्न भंडार से पड़ी हुई नहीं है जितनी अपनी संस्कृति। हम इतने गुलाम रहे हैं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति को तुच्छ समझना सिखाया गया है। हमने अपनी संस्कृति के अनुसार जीना छोड़ दिया है। फिर भी खूबियों को हम कैसे जान सकते हैं? हमारा धर्म है कि समय अपनी संस्कृति को हृदयाकित करें और उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया गया तो परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। सातवां और लास्ट सवाल ये कहता है, और ये क्वेश्चन कहता है कि अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में गांधी जी का राय यह है कि हमारी संस्कृति जैसी अच्छी संस्कृति किसी और की संस्कृति है ही नहीं। हमारी गुलामी ने हमें अपनी संस्कृति से विमुख कर दिया है। अपनी मातृभाषा से हर भाषा के ज्ञान को हम उसके अनुवाद से जान सकते हैं। इससे कुछ आदमी अगर दूसरी भाषा को जानेंगे तो उसका लाभ हमें बहुत देशवासियों को मिलेगा। तो इन्हीं जो है प्रश्नों से मैं इस पूरे सेशन को अंत करता हूँ, है ना? तो आप इसको इस पूरे सेशन से आपको अगर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा, तब आप जो है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियोस को जो है उन छात्रों तक पहुंचाने में मदद करें जो बेचारे क्लास नहीं जा पा रहे हैं या फिर उन्हें किसी तरह का अभाव है, तो वो भी जो है इस सेशन से कुछ सीख सकें और एग्जाम में बेहतर अंक जो है प्राप्त कर सकें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।